जय हिंद बच्चों। रिस्पेक्टेड सिंह सर के मिशन पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको, इस मिशन के तहत आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं फुल सिलेबस टेस्ट 16 का। ओके, और ये जो डिस्कशन होगा वो हिंदी मीडियम में है और मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कशन कराऊंगा। आई होप आप रेगुलर एफएसटी दे रहे होंगे और धीरे धीरे आपके जो मार्किंग है वो भी इम्प्रूव हो रही होगी और आप देख रहे होंगे कि जहाँ पे कुछ गलतियाँ हो रही हैं तो आप उसको पॉइंट आउट करके उन गलतियों को भी दूर कर रहे होंगे और आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो रही होगी धीरे धीरे। और इसके बाद 26 से 50 क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन होगा वो हमारे शिवम सर कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 1 का क्या, किस तरह का क्या कॉन्सेप्ट होगा। इसमें बोला गया है कि अर्ध तरंग दृष्टकारी में यदि इनपुट आवृत्ति 60 हर्ट्ज है तो आउटपुट आवृत्ति है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो आपका डायोड होता है जब उसको हम लोग एज अ रेक्टिफायर दृष्टकारी के रूप में प्रयोग करते हैं और यहाँ पे अर्ध तरंग दृष्टकारी है तो होता क्या है कि आधे चक्र में डायोड अग्र अवनत में होता है और आधे चक्र में डायोड पश्च अवनत में होता है। तो फिर आधे चक्र में करंट फ्लो होता है और आधे चक्र में करंट फ्लो नहीं होता है। तो ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का कुछ रिप्रेजेंटेशन है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। जो इनपुट आवृत्ति होती है वही आउटपुट आवृत्ति होती है। तो इस हिसाब से आपका सही आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। तो पहले वाले का आपका आंसर हो गया 60 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि चालक तार का प्रतिरोध R ये दे रखा है और लंबाई दे रखा है और व्यास दे रखा है। इसकी प्रतिरोधकता की गणना प्रतिशत त्रुटि में करनी है आपको। तो अगर ये बात करनी है आपको तो यहां पे बात की जाए तो R बराबर रो L अपॉन A और यहां से R बराबर रो L अपॉन A हो जाएगा पाई R स्क्वायर और रो बराबर R पाई R स्क्वायर अपॉन L। अगर आप देखेंगे तो प्रतिशत त्रुटि में डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 बराबर डेल्टा R अपॉन R इंटू 100। पाई से बेटा पाई का मेजरमेंट नहीं करना, ये प्योर नंबर है, हटा दीजिए इसको। और प्लस 2 डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 और प्लस डेल्टा L अपॉन L इंटू 100। ये आपका फार्मूला का एक रिलेशन बनेगा। और हाँ, अगर इसमें हम लोग क्योंकि हमें व्यास दे रखा था तो अगर व्यास के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर R बराबर रो L पाई D बाई 2 कर सकते हैं तो D स्क्वायर बाई 4 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। और यहाँ से जो रो आएगा R पाई D स्क्वायर अपॉन 4 R पाई D स्क्वायर 4 अपॉन L हो जाएगा, 4 अपॉन L हो जाएगा। अब जब ये रिलेशन बन गया पाई R D स्क्वायर अपॉन 4L तो इसके हिसाब से अगर हमें सॉल्व करना है तो डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 ये रहेगा और यहाँ पर बच्चा 2 ये डायामीटर हो जाएगा डेल्टा D अपॉन D इंटू 100। अब बेटा पाई और 4 आपके प्योर नंबर है तो इनका कोई कैलकुलेशन में कोई परसेंटेज एरर पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। अब यहाँ से देखा जाए तो डेल्टा R आपका 1 है, ये 65 हो गया इंटू 100 हो गया, प्लस 2 ये 0.1 मिलीमीटर है, ये 5 है आपका, दोनों मिलीमीटर में ही होंगे तो मिलीमीटर से मिलीमीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस वजह से अपने को चेंज करने की जरूरत नहीं, इंटू 100 प्लस डेल्टा L, सॉरी मैंने वैल्यू गलत लिख दी यहाँ पर 2 डायामीटर आपका 0.5 अपॉन 10 इंटू 100 हो जाएगा और प्लस ये आपका 0.1 अपॉन 5 इंटू 100 हो जाएगा, ये आ गया आपका। और बस हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है,
और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका कुछ आ रहा होगा, ये आपका 20/13 आएगा, और ये इससे कैंसिल हो गया 5, ये 10 आ गया, और ये इससे कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया, और डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट कितना रिमाइंडर हुआ 7 5 12, ये लगभग 13.5% आ रहा है। तो अपना क्लोज आंसर देखना है, अपना क्लोज आंसर कहाँ पे आ रहा है, क्लोज आंसर जो ज़्यादा क्लोज हो वो आंसर सही कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है नीचे सीधी रेखा में गतिमान पिंड के लिए वेग समय ग्राफ दिया गया है। उपयुक्त आकृति के संदर्भ में स्तंभ 1 विस्थापन अपॉन दूरी को स्तंभ सेकंड परिमाण से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वस्तु द्वारा t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड में तय की गई दूरी, ये 0 से 2 सेकंड है, ये आपका वेग समय ग्राफ। अगर इसका एरिया निकाला जाए तो बेटा इसका जो एरिया आएगा वो दूरी होगी। तो यहाँ पे दूरी अगर निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो कितनी आ गई 4 मीटर आ गई। अगर मैं इसका निकालता हूँ तो यहाँ पे -4 होगा, लेकिन जब हम दूरी लेते हैं तो वो साइन का कोई मतलब नहीं होता। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसके लिए प्लस होगा, इसके लिए माइनस होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ए का है मिलान t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड में तय की गई दूरी आपकी कितनी हो जाएगी 4 मीटर हो जाएगी। तो ए का किसके साथ मिलान हो रहा है, 3 नंबर के साथ हो रहा है। कह रहा है t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड में त्वरण, t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड में त्वरण। बेटा t बराबर 0 पर आपका वेग 0 था, t बराबर 0 पर आपका वेग कितना था 4 था, और t बराबर 2 सेकंड पर आपका वेग कितना है 0 है। तो यहाँ पे जो भी त्वरण होगा वो निगेटिव होगा, 0 - 4/2 - 0, तो ये आपका -2 आ जाएगा। तो इस हिसाब से इसका सही जवाब ये हो गया। और फिर कह रहे वस्तु का t बराबर 0 से t बराबर 4 सेकंड में विस्थापन। बेटा ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस है विस्थापन में, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आएगा। तो इसका सही जवाब हो गया यहाँ पे 0। कह रहे वस्तु का t बराबर 0 से t बराबर 4 सेकंड में दूरी। बेटा दूरी आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, उसमें आपको कोई भी साइन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो ये प्लस और ये भी आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 4 + 4 कितना हो गया 8 हो गया। तो इसका सही क्या हो गया 1 हो गया। तो आपका पहले ए का कौन सा हो गया, ए का 3 हो गया, बी का कौन सा हो गया 2 हो गया, सी का कौन सा हो गया 4 हो गया, और डी का कौन सा हो गया 1 हो गया। ऐसा देखते हैं कहाँ पे लिखा है, ऐसा देखते हैं कहाँ पे लिखा है, और ऐसा आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पे लिखा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा 3 होगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन अभिकथन और कारण का है। किसी प्रक्षेप का परास 45 डिग्री पर अधिकतम होता है। बिल्कुल सही बात है, 45 डिग्री पर परास अधिकतम होता है, क्योंकि आर बराबर फार्मूला पढ़ा हम लोगों ने u² sin 2θ/g। और होता क्या है बच्चा कि साइन का जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है। तो sin 2θ बराबर 1 करेंगे, और 1 की जगह क्या लिख सकते हैं 90 लिख सकते हैं। तो यहाँ से सीधे सीधे आ रहा है थीटा 45 डिग्री। तो ये पहला वाला तो सही हो गया। फिर कह रहा है कि अधिकतम ऊंचाई केवल प्रक्षेपण कोण के वेग का व ऊर्ध्वाधर घटक पर निर्भर करता है। बेटा जो h होता है वो u² sin² θ/2g होता है। अगर हम अधिकतम ऊंचाई की बात करें तो h मैक्स बराबर हो जाएगा u²/2g। ओके अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो आपका h मैक्स है वो u के साथ साथ g पर भी डिपेंड कर रहा है। u के साथ साथ किस पर डिपेंड कर रहा है g पर भी डिपेंड कर रहा है। तो इस हिसाब से ये आपका क्या हो गया गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंसी g पर भी बनती है। तो आपका अभिकथन सही है, लेकिन कारण क्या है गलत है। और ऐसा कहाँ पे लिखा है 3rd ऑप्शन पे लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका 2 तारों के बीच लटका हुआ है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। यदि निकाय संतुलन में, बेटा अगर निकाय संतुलन में होगा तो नेट फोर्स चाहे वो x डायरेक्शन पे देखना हो या y डायरेक्शन पे देखना हो, वो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि जब नेट फोर्स 0 होगा तभी आपका निकाय क्या होगा संतुलन में होगा। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो कह रहा है प्रत्येक तार में तनाव ज्ञात कीजिए। तो बेटा अगर ये बात करें ये T है T2 है, अगर इधर की ओर बात करें तो यहाँ पे कंपोनेंट होगा T2 cos 30,
और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा T2 sin 30, और ये पूरा निकाय संतुलन में है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे फोर्स आपस में बराबर होंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होगा, अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स बराबर डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स। तो अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो T2 cos 30 बराबर, बेटा ये 5 kg है, वेट आपका क्या हो जाएगा 50, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो बच्चा आपका T2 आपका आ गया 100/√3, 100/√3, ये न्यूटन आया। अब अगर ये आ गया आपका, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो T1 बराबर T2 sin 30, और यहाँ पे अगर T2 की वैल्यू रखे sin 100/√3, sin 30 आपका हो जाएगा 1/2, तो ये आपका हो जाएगा 50/√3 न्यूटन। तो T1 आपका 50/√3, T2 आपका 100/√3, और हिसाब से कौन सा सही होगा आपका, पहला ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका पहला ऑप्शन सही है, ठीक ना। बहुत ही प्यारा सवाल था बच्चा ये। बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से लिया गया प्रकाश वैद्युत प्रभाव से जो तरंगदैर्ध्य वो 600 नैनोमीटर है, और प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या ज्ञात करना है जब वो इतने वाट की शक्ति प्रदान करता हो। तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो जो होती है पावर अपॉन E, और बेटा जो E है, E जो है वो एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, और एक इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो होती है hc/λ। लैम्डा बच्चा ऊपर जाएगा तो ये लिख देंगे P λ/hc। अब अपने को यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। P दे रखा है आपका 3.3 × 10⁻³ लैम्डा नैनोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 6 × 10⁻⁷। प्लांक नियतांक 6.6 × 10⁻34। C आपका हो गया 3 × 10⁸। अगर देखा जाए तो ये 2 हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, ये ऊपर आएगा -10 और नीचे आएगा 10⁻26। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आएगा 10⁻16। ये इतने फोटॉन होंगे जो पर सेकंड इमिट हो रहे होंगे, उत्सर्जित हो रहे होंगे, और ऐसा कहाँ पे लिखा है, चौथे नंबर पे लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सही आंसर क्या है, चौथा हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन केवल तभी होता है जब आपतित प्रकाश की तीव्रता एक निश्चित न्यूनतम से अधिक होती है। मतलब यहाँ पे आपको एक सुटेबल वर्ड बढ़ना था, शक्ति, तरंगदैर्ध्य, तीव्रता, आवृत्ति। बेटा अगर ये न्यूनतम है तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा देहली आवृत्ति का, और जब हम देहली आवृत्ति की बात करते हैं तो वहाँ पे न्यूनतम आवृत्ति की बात होती है। तो यहाँ पे क्या भरोगे, आवृत्ति भरोगे, क्या भरोगे, आवृत्ति भरोगे। तो इस सवाल का सही जवाब है आवृत्ति। ओके, हाँ अगर न्यूनतम की जगह पर यहाँ पे अधिकतम वर्ड लगा होता, न्यूनतम की जगह पर अगर यहाँ पे क्या लगा होता, अधिकतम या महत्तम, तो आप देहली तरंगदैर्ध्य का कॉन्सेप्ट उठाते तो फिर यहाँ पे तरंगदैर्ध्य भरा होता। ठीक है ना, तो थोड़ा हमें ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना भी है कि अगर न्यूनतम है तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी आवृत्ति आएगा, और अगर अधिकतम है तो वहाँ पे क्या आएगा, तरंगदैर्ध्य आएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में बोल रहा है कि मान लीजिए हाइड्रोजन परमाणु की पहली और दूसरी उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा T1 और T2 है, बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार अनुपात है। बच्चों देखो ये पहली और दूसरी उत्तेजित अवस्था है, मतलब पहले जो हाइड्रोजन परमाणु होगा वो आपका मूल ऊर्जा स्तर पे होगा n = 1 पे। अगर पहली उत्तेजित अवस्था है, जैसे यहाँ पे तो ये मूल ऊर्जा स्तर हो गया ना, मूल ऊर्जा स्तर हो गया। अगर यहां से देखा जाए तो जब आप यहां से यहां जाओगे तो आपका पहली उत्तेजित अवस्था आई, एक्साइटिंग स्टेज आया, और जब यहां पर जाओगे तो आपका दूसरी उत्तेजित अवस्था आएगा। तो यहां पे ये बात क्लियर हो गई कि आपका N1 आपका क्या है, 2 है, और N2 आपका क्या है, 3 है। और हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं En प्रोपोर्शनल टू 1/n²। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे ऊर्जाएं क्या दे रखी, T1 और T2, तो T1/T2 बराबर n2² n1²। तो T1/T2 बराबर n2 बच्चा क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, n1 4 हो गया। तो आपका सही जवाब क्या हो गया, 9:4 हो गया। और ऐसा कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर 3 पे लिखा है। बहुत ही प्यारा सवाल था, थोड़ा सोचना था कि उत्तेजित अवस्था में किस तरह क्या हम लोग n की वैल्यू ले रहे होते हैं। ठीक है ना, आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन उठाते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है जर्मेनियम न्यूक्लाइड की त्रिज्या 4Be9 है की त्रिज्या से दोगुनी मापी गई है। Ge में न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूक्लियन का मतलब मास नंबर, न्यूक्लियन का मतलब मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा R बराबर R0 A⁻⁴ और ये जो R0 होता है कि नियतांक होता है और इसका जो मान होता है 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो ये जब नियतांक हो गया तो यहाँ से हम लोग एक रिलेशन बना सकते हैं कि जो त्रिज्या होगी R प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, A⁻⁴ हो जाएगा। तो यहाँ पे R जर्मेनियम, ओके, RBE अपॉन RGE बराबर ABE अपॉन AGE की होल पावर 1/3 ये बनेगा। अब बोल रहा है कि जो जर्मेनियम का त्रिज्या है BE की त्रिज्या का क्या है, दोगुना है। अगर ये R होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2R। यहाँ पर न्यूक्लियंस कितने हैं, 9 हैं और यहाँ पे अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है 1/3। ये कैंसिल हो गया, दोनों तरफ का क्यूब कर देंगे। जब दोनों तरफ का क्यूब कर देंगे तो ये 1/8 आएगा, ये 9/A आएगा। A बराबर आएगा 72। A बराबर कितना आएगा, 72। तो अपना राइट आंसर क्या है, 72। वो आपका थर्ड ऑप्शन पे दिख जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन आपका 72 मतलब थर्ड ऑप्शन। अगला फिर आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में एकमात्र गलत कथन चुनना, रॉन्ग स्टेटमेंट चुनना। कह रहे कंडक्टर्स मतलब चालक में संयोजी तथा चालन बैंड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और कंडक्टर पे जो संयोजी और चालन बैंड होते हैं वो ओवरलैप होते हैं। ओवरलैप मतलब उनके बीच का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो 0 भी हो सकता है या बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। कह रहा के क्रम के ऊर्जा अंतराल वाले पदार्थ कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। और इसके बाद जो अगला है, कह रहे अर्धचालक की जो प्रतिरोधकता है, अर्धचालक की प्रतिरोधकता है ना, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाँ बिल्कुल सही, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर होगा तो कुचालक ही होते हैं। ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। फिर कह रहा है कि अर्धचालक की प्रतिरोधकता तापमान की वृद्धि के साथ बढ़ती है। तापमान की वृद्धि के साथ अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। नहीं, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो अर्धचालक है जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो थर्मल इफेक्ट की वजह से जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है सहसंयोजी बंध वो टूटते हैं। जब वो टूटेंगे तो वहाँ पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का डेंसिटी भी क्या होता है, बढ़ता है। और इस वजह से उनका जो चालकता होती है बढ़ जाती है। ये स्टेटमेंट तो सही। अब चालकता बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, वो क्या होती है, घटती है। तो रेसिस्टिविटी घटनी चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, बढ़ती है। तो हिसाब से ये आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। ये आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपको गलत ही सुनना था। तो हिसाब से आपका तीसरा ऑप्शन होगा यहाँ पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका तीसरा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कार एक समतल सड़क पर वृत्ताकार गति कर रही है तो अभिकेंद्री बल F द्वारा प्रदान किया जाता है, जहां F को इस प्रकार दर्शाया गया है। वृत्तिगत में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर वृत्ताकार मार्ग में चलना है तो अभिकेंद्र बल जरूरी होता है। और यहाँ पर कार वाले एग्जाम्पल में जो अभिकेंद्र बल है वो कार के टायर और सड़कों के बीच में मिलता है। और जो अभिकेंद्र बल होना चाहिए वो हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r के बराबर या उससे क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो उसके हिसाब से ये ऑप्शन सही है आपका। देखिए ऐसे ही तो लिखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही है जवाब है वो आपका सेकंड ऑप्शन है। ओके, कह रहा है एक विस्फोट एक चट्टान को क्षैतिज तल में 3 भागों में तोड़ देती है। उनमें से 2 एक दूसरे के समकोण पर जाते हैं। 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पहला भाग 12 मीटर पर सेकंड से चलता है। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का दूसरा भाग 8 मीटर पर सेकंड से चलता है। तीसरा भाग 4 मीटर पर सेकंड की गति से चलता है। इसका द्रव्यमान मान लीजिए, ये मान लो कोई m है। अब इस पर विस्फोट हुआ होगा। जब विस्फोट होगा तो एक तो इधर जा रहा है, फिर एक इधर जा रहा है क्योंकि 90 डिग्री पे घूम रहे हैं, और एक इधर जा रहा है। ये m1 हो गया। ये इसका क्या दे रखा है, 12 मीटर पर सेकंड। ये कितना दे रखा है, 8 मीटर पर सेकंड। ओके, और इसका मास कितना दे रखा है, 1 kg। और इसका मास कितना दे रखा है, 2 kg। और इसका मास अपने को निकालना है। और हाँ, इसकी वेलोसिटी दे रखी है आपको 4 मीटर पर सेकंड। ध्यान से देखिए, अगर ये P1 हो गया, P1 बराबर 12 आएगा m × v। और यहाँ पे P2 बराबर आएगा 2 × 8 16।
अब ध्यान से देखिए P1 और P2 क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जब वेक्टर क्वांटिटी होंगे तो विस्फोट में लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। P1 प्लस P2 प्लस P3, क्योंकि पहले तो रेस्ट पे रखा था ना, ये 0 हो गया। तो अगर P1 P2 लिया है तो आपका जो P3 होगा वो माइनस P1 प्लस P2 होगा। मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो मॉड P3 होगा और जो मॉड P1 प्लस P2 होगा वो आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर इनका मैं मॉड निकालता हूँ ये, तो अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, तो ये आपका आएगा 20। जब ये आ गया तो ये आपस में बराबर होने चाहिए। तो M3 इंटू वी बराबर 20 आया। तो V बराबर कितना, V कितना दे रखा था, 5 दे रखा था, 4 दे रखा था। तो आपका M3 बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना, 5 kg आ गया। तो ये आपका सही जवाब हुआ। ओके, तो बस आपको ये याद रखना है कि कभी भी अगर परपेंडिकुलर है, P1 परपेंडिकुलर P2, तो आप याद रखिएगा P3 बराबर अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। बस इस पर आपको वैल्यू पुट करनी है, आपको आंसर आ जाएगा, चाहे वो वेलोसिटी पूछे या मास पूछे। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सवाल था बच्चा ये। क्वेश्चन नंबर 13 फिर आपका एक थ्योरेटिकल पॉइंट से लिया गया। कह रहे जब कोई पिंड किसी ऊंचाई से धरती पर गिरता है, मान लीजिए यहाँ से कोई पिंड गिर रहा है, अगर गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और जब वेलोसिटी बढ़ रही है अगर उसकी हाइट भी क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, घटेगी, ठीक है ना। लेकिन टोटल एनर्जी हर एक पॉइंट पर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। और हर एक पॉइंट पर काइनेटिक अलग होगा, पोटेंशियल अलग होगा, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से देख लेते, कह रहे इसकी गतिज ऊर्जा लगातार घटती है। नहीं भैया, अगर नीचे आ रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि वेग बढ़ रहा है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। कह रहा है इसकी स्थितिज ऊर्जा लगातार बढ़ती है, नहीं, हाइट धीरे धीरे क्या हो रही, कम हो रही सरफेस से, तो आपकी स्थितिज ऊर्जा घट रही, तो ये भी गलत हो गया। कह रहा है इसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा प्रत्येक बिंदु पर स्थिर रहती, नहीं, बिल्कुल सही है। गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा प्रत्येक बिंदु पर बराबर होते हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रत्येक बिंदु पर ये बराबर होगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये आपका पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट गलत है। सही स्टेटमेंट क्या है आपका, तीसरा। तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। एक बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन। एक फिगर बनाया गया है, कह रहे 2 बिलियर्ड्स की बॉलें हैं और ये मास आपस में क्या है, बराबर है। पहली गेंद को क्यू बोला गया, मतलब गतिमान है, और दूसरी गेंद को लक्ष्य बोला गया, मतलब ये दूसरी गेंद रेस्ट पर है, ठीक है ना, और ये चल रही है। और बिलियर्ड लक्ष्य वाली गेंद को कोने में जेब में डालना चाहता है, तो θ2 बराबर 37 दे रखा है, कोण पर है। तो मान लीजिए टक्कर प्रत्यास्थ है, इलास्टिक कोलिजन हुआ है, ठीक है। तो घर्षण एक घूर्णन गति महत्वपूर्ण नहीं है, तो θ1 प्राप्त कीजिए। बेटा अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो आपको याद रहना चाहिए कि अगर ये वाला 0 है और ये टकराया, तो इलास्टिक कोलिजन में एक कंडीशन होती है कि ये जो पूरा प्रकीर्णन या फैलाव कोण होता है θ1 प्लस θ2, ये 90 डिग्री होता है। कोलिजन में आपने पढ़ा होगा, तिर्यक संघट में या द्विविमीय संघट में, उसके लिए कंडीशन है कि इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए और ये रेस्ट पर होना चाहिए। दोनों के मास भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। 3 बातें हैं, इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए, दूसरा वाला जो टारगेट है वो रेस्ट पे होना चाहिए, और दोनों के मास क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हमेशा जो प्रकीर्णन कोण होता है उसका सम कितना, या प्रकीर्णन पूरा टोटल कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पे कोई एक कोण दे रखा है आपको, θ2 37 दे रखा है, तो θ1 क्या हो जाएगा, 90 माइनस 37। जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, 53 आएगा। और ऐसा कहाँ पे दे रखा है, थर्ड ऑप्शन पे दे रखा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड ऑप्शन सही हुआ। ओके, चलिए। कह रहा कि सामान्य घूर्णी गति के लिए कोणीय संवेग L और कोणीय वेग समांतर होने की आवश्यकता नहीं है। समान स्थानांतरित गति के लिए संवेग P और V सदैव लंबवत होते हैं। बच्चा अगर मैं बात करूं कि अगर ये O पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो वहां पर L और ओमेगा के समांतर होने के चांस हैं, लेकिन अगर इस पॉइंट के अबाउट निकालोगे तो वो आपका समांतर नहीं होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हो, ठीक है ना। हाँ, तो बिल्कुल सही लिखा है कि जरूरी नहीं है, बिल्कुल सही लिखा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, सही हो गया, ठीक है। कह रहा है समान स्थानांतरित गति के लिए P और V सदैव लंबवत होते हैं। नहीं, अगर V इधर जा रहा है तो बेटा P की भी डायरेक्शन क्या होती है, यही होती है। तो ये हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये हम लोगों ने 1D में पढ़ा हुआ है। और जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, लंबवत होता है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपका कथन फर्स्ट सही है, लेकिन कथन सेकंड क्या है, गलत है। तो इस हिसाब से आपका 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है म्यू अपवर्तनांक वाले पारदर्शी माध्यम में गमन करती हुई प्रकाश की किरण माध्यम को वायु से अलग करने वाली सतह पर 45 डिग्री के आपतन कोण पर पड़ती है। निम्नलिखित में किरण म्यू के किस मान के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन करना है तो म्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/c। तो यहां पे अगर देखा जाए तो c कितना दे रखा है 45 डिग्री पर, क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन क्रांतिक कोण के बाद ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन पॉसिबल है। और ये आया √2 और √2 आपका क्या होता है 1.44। तो जो म्यू होना चाहिए 1.44 से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है थर्ड। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही जवाब है वो आपका क्या है थर्ड है। पहले क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है किसी प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण उसके अपवर्तक कोण के बराबर है। इसके लिए ऐसे प्रिज्म ऐसे पदार्थ का बना होना चाहिए जिसका अपवर्तनांक, बेटा यहाँ पे दे रखा है कि जो आपका विचलन कोण है न्यूनतम विचलन वो a के बराबर हो, ठीक है ना। a को प्रिज्म कोण भी बोलते हैं। और हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है डेल्टा m बराबर 2i माइनस a। यहाँ पे a रखेंगे 2i माइनस a, तो बेटा यहाँ से i बराबर क्या आ जाएगा a आ जाएगा। हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2। अगर यहाँ पे पुट किया जाए डेल्टा m की जगह a, तो ये आपका साइन a हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन a/2। अगर इसको ब्रेक करते हैं तो 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 अपॉन साइन a/2। तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो म्यू बराबर आपका हो जाएगा 2 कॉस a/2। अच्छा a की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, i भी लिख सकते हैं। तो म्यू कॉस i/2। अच्छा ये हम लोगों को पता है कॉस में जितना छोटा एंगल होता है म्यू की वैल्यू उतनी अधिक होती है। सॉरी, कॉस में जितना छोटा एंगल होता है कॉस फंक्शन की वैल्यू उतनी क्या होती है अधिक होती है। जैसे कॉस 0 आपका 1 होता है, कॉस 90 आपका क्या होता है 0 होता है। अगर म्यू मैक्स लेना है, म्यू मैक्स लेना है तो आपका कॉस क्या होना चाहिए मिनिमम होना, सॉरी आई क्या होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए। और आई मिनिमम कितना होता है 0 होता है और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो म्यू मैक्स कितना हो गया 2 आ गया। ओके, अगर मेरे को म्यू मिनिमम लेना है, अगर मेरे को म्यू मिनिमम लेना है तो म्यू मिनिमम के लिए 2 कॉस, बेटा आई क्या होना चाहिए मैक्स होना चाहिए। और आई मैक्स कितना होता है 90 होता है, 90/2 45 हो जाएगा। और cos 45 1/√2 होता है। तो म्यू मिनिमम कितना हो गया √2 हो गया। तो आपका जो म्यू होना चाहिए √2 और 2 के बीच में होना चाहिए, √2 और 2 के बीच में होना चाहिए। तो ऐसा कहाँ पे लिखा है सेकंड ऑप्शन पे लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका सेकंड ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं एक द्विस्लिट प्रयोग में जब 400 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयोग किया गया तो 1 मीटर दूर रखे पर्दे पर प्रथम न्यूनतम की कोणीय चौड़ाई 0.2 डिग्री प्राप्त की गई। यदि संपूर्ण प्रायोगिक उपकरण को जल में डुबो दिया जाए तो प्रथम न्यूनतम की कोणीय चौड़ाई क्या होगी। बच्चा हम लोगों ने पढ़ा है कि जो कोणीय चौड़ाई होती है थीटा बीटा अपॉन डी होता है। डी आपकी स्लिट से पर्दे की दूरी है, बीटा आपकी रेखीय फ्रिंज चौड़ाई होती है, थीटा आपका कोणीय चौड़ाई है। ये आपका एयर पे हो गया, ये आपका एयर पे हो गया। अगर मैं किसी वाटर की बात करूं या लिक्विड की बात करूं तो बीटा अपॉन म्यू डी होगा। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो थीटा डब्ल्यू बराबर थीटा एयर अपॉन म्यू। तो थीटा डब्ल्यू बराबर थीटा एयर कितना दे रखा था 0.2 और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 4/3। 3 बच्चा ऊपर गया तो 0.6/4 और इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0.15 डिग्री आ जाएगा। तो अपना सही जवाब क्या होगा बी होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आपका सही जवाब क्या हो गया बी हो गया। चलिए कह रहा है प्रिज्म से निर्गत कोण का मान ज्ञात कीजिए। कांच का अपवर्तनांक √3 है, कांच का अपवर्तनांक √3 है। यहाँ पे देखो 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये इधर आएगा। मैंने एक ये नॉर्मल खींचा और ये जब एयर पे जाएगा तो नॉर्मल से क्या होगा दूर हट जाएगा इस तरह। ये इमर्जेंट एंगल ई हो गया और ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। अब अगर हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं, अगर हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो ये बेटा एयर पे है तो म्यू एयर इंटू साइन ई बराबर म्यू ग्लास इंटू साइन 30। ये लगाया म्यू एयर आपका 1 साइन ई
म्यू ग्लास कितना दे रखा है √3, साइन 30 क्या होता है 1/2, तो साइन ई बराबर हो गया √3/2, और ये किसकी वैल्यू होती है 60 की होती है, तो साइन ई बराबर हो गया साइन 60। तो बच्चा आपका ई कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका सही जवाब हो गया 60 डिग्री बी। क्वेश्चन नंबर 20 पे कह रहा है प्रारंभिक वेग v बराबर v0 i कैप और v0 की वैल्यू 0 से बड़ी वाला द्रव्यमान m का एक इलेक्ट्रॉन t बराबर 0 पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर -E0 में प्रवेश करता है यदि लैम्डा नॉट प्रारंभिक रूप से डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य हो, तो इस समय इसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी। बच्चा अगर मैं बात करूं लैम्डा नॉट बराबर, तो हम लोग लिख सकते हैं H/mv0, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर है, वैद्युत क्षेत्र में है, तो उस पर वैद्युत बल लगेगा, तो उसका वेलोसिटी भी चेंज होगा, मतलब वहाँ पे एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो अगर मैं बात करूँ v बराबर u + at की, और इसके बाद अगर मैं a को देखूँ तो a बराबर आपने पढ़ा होगा F बराबर ma भी होता है, और F बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड पे वैद्युत बल लग रहा होगा स्मॉल ई कैपिटल ई, तो a बराबर हो जाएगा स्मॉल ई कैपिटल E/m, और यहाँ पे आपका E0 दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग E0 लिखने वाले हैं ये आपका, ठीक है ना। तो ये आपका एक्सीलरेशन आया। अब ये एक्सीलरेशन यहाँ पे पुट किया जाए, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी v0 थी, तो जो v होगा वो हो जाएगा v0 + E0/m। तो अब जो आपका लैम्डा आएगा, लैम्डा बराबर H/mv आएगा, और यहाँ पर अगर v की वैल्यू रखी जाए, तो v की वैल्यू ये आपका हो जाएगा v0 + E0/m, और यहाँ से हम लोगों ने v0 कॉमन ले लिया। जब v0 कॉमन ले लोगे तो ये 1 + E0/m v0 होगा, और देखा जाए तो λ/h v0 की जगह क्या लिख सकते हैं, λ0 लिख सकते हैं, तो λ0 1 + E0/m v0 ये आया आपका, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये, अच्छा सॉरी यहाँ पे t था, तो ये t भी रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे छूट गया मेरे से, ये t होगा और ये t होगा, और यहाँ पे भी t होगा, ये यहाँ पे वैल्यू रखी थी आपने, ठीक है ना। तो ये आपका सही ऑप्शन आया, और ऐसा कहाँ पे दे रखा है, ऐसा आपका फर्स्ट ऑप्शन पे दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 सेंटर ऑफ मास से उठाया गया, कह रहा है 1 मीटर लंबाई वाली एक असमान छड़ का घनत्व तो ये इतना दे रखा है, ए और बी स्थिरांक है, लंबाई 0 से 1 तक है, छड़ का द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास निकालना है बच्चा। अगर मैं बात करूं dm/dx, और ये दे रखा है a + bx², तो यहां से dm बराबर क्या आएगा a 1 + bx² dx, और बच्चा जो xcm होता है इंटीग्रेशन x dm/इंटीग्रेशन dm, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, लिमिट 0 से 1 रहेगा, ये आपका ax + bx³ होगा, गुणा करके लिख दिया गया बच्चा। dm की वैल्यू पुट की और x का गुणा भी किया है अपन लोगों ने, अच्छा a b हो जाएगा क्योंकि a का भी गुणा करना है बच्चा, 0 से 1, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो a + abx² होगा, ये dx हो गया। तो xcm बराबर अगर बात करें तो ये आपका a x²/2 आएगा, 0 से 1, ab x⁴ 4/4 आएगा, 0 से 1, अपॉन ax 0 से 1 + ab x³ आएगा, 0 से 1। अगर पुट किया जाए तो xcm बराबर आएगा a/2 + ab/4 अपॉन ये a आएगा और ये ab/3 आएगा। तो अगर देखा जाए तो xcm बराबर a कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 बनेगा प्लस b/4 बनेगा अपॉन 1 + b/3 बनेगा। अगर एलसीएम लिया गया तो ये आपका आएगा 2 + b/4 और यहाँ आएगा 3 + b/3, बस आजू बाजू खेलेंगे 3/4 और ये आएगा 2 + b/3 + b। तो कुछ इस तरह का आंसर आ रहा होगा बी के टर्म में, और ये ऐसा कहाँ दिख रहा है, ऐसा फर्स्ट नंबर पे दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका
फर्स्ट आंसर सही है। चलिए, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, थोड़ा बड़ा सा सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है नीचे दर्शाए गए चित्र के अनुसार एक बिंदु द्रव्यमान m को भुजा ए इकाई वाले वर्ग के ABCD के केंद्र पे रखा गया। देखो ये यहाँ पे केंद्र पे रखा है और कह रहा है कि वर्ग के शीर्ष पर m1 m2 द्रव्यमान के कारण m पर परिणामी गुरुत्वाकर्षण बल होगा। मैं आपको इस छोटी सी बात बताता हूँ। मान लीजिए ये m है और ये m है, कैपिटल M या स्मॉल m, जो भी आप मानना चाहो। अगर इसके बीच में मिड पॉइंट ले लिया जाए, इसके बीच में मिड पॉइंट ले लिया जाए, तो इन दोनों के द्वारा यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो सेम लगेगा, परिमाण में बराबर होगा और दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं ये बोल सकता हूँ अगर कोई पार्टिकल रखा है तो, या मैं आपसे बोलूँगा अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल रखा है तो, या मैं बोलूँगा कि इसकी वजह से यहाँ पे जो तीव्रता हो रही है और इसकी वजह से यहाँ पे जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा और दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। तो इस मध्य बिंदु पर मिड पॉइंट पर जो ई नेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा और ये गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है। और जहां पे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता 0 हो गई वहां पर गुरुत्वीय बल भी क्या होगा, 0 होगा। कंडीशन है उसके लिए दोनों मास बराबर होने चाहिए और मिड पॉइंट की बात की जाए। अब ध्यान से देखो, ये जो केंद्र होता है ये इस विकर्ण का मध्य बिंदु होता है, दोनों तरफ m1 m1 रखे, तो इसकी वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। अगर यहाँ से इधर से भी देखते हो तो यहाँ पे देखो मास m2 है, इसका भी यह मध्य बिंदु होगा। तो इन सभी की वजह से O पर जो नेट इंटेंसिटी है वो क्या है, 0 है। इस वजह से जो फोर्स लगेगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। तो आपको बहुत बड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 आएगा और ये आपका थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है मान लीजिए पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और मंगल की सतह पर यह 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 60 किलोग्राम का एक यात्री के स्थिर वेग से चलने वाले अंतरिक्ष यान में पृथ्वी से मंगल ग्रह जाता है। आकाश में अन्य सभी वस्तुओं की उपेक्षा करें तो कौन सा ग्राफ समय के एक फलन के रूप में यात्री के वजन शुद्ध गुरुत्वाकर्षण का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। कुछ बातें याद रखने की, जो वेट होता है, जो भार होता है, कभी ऋणात्मक नहीं होता, 0 या 0 से अधिक होगा, पहली बात यहाँ पे। और अगर एक ये मास है और एक ये दूसरा मास है तो इसके बीच में कोई ना कोई पॉइंट जरूर होगा जहां पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। तो वहां पे फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग ग्रहों की बात की जा रही है। तो ऐसा इन दोनों के बीच ऐसा कोई पॉइंट जरूर होगा जहां पे नेट इंटेंसिटी 0 होगी और फोर्स क्या होगा, 0 होगा। पहले दूसरे ग्राफ में ए और बी में ऐसा कहीं नहीं दिखाया गया है, तो इस वजह से ए वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है, बी वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है, इस पॉइंट की वजह से। अब जब डी वाले ग्राफ पे देखते हैं तो बाबू डी वाले ग्राफ पे देखो वेट निगेटिव आ गया, जबकि निगेटिव वेट पॉसिबल नहीं है इस कंडीशन पे। तो डी वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। अगर हम देखें सी वाले पे, देखो यहाँ पे वेट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर फोर्स 0 होगा तो वेट भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर वो इस तरह, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कौन दे रहा है, सी ऑप्शन देख रहे हैं, इस वजह से अपना कौन सा सही होगा, थर्ड सही होगा। तो 23 का अपना थर्ड सही हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। वाई आपका यंग प्रत्यास्था गुणांक है, उसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मैं मात्रक लिखे दे रहा हूँ। ए आपका क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर, आई लंबाई है मीटर और बल आपका न्यूटन। कह रहा प्रतिबल इंटू विकृति, प्रतिबल इंटू विकृति। अगर प्रतिबल इंटू विकृति की बात करें तो बच्चा ये न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर आएगा, और न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को चेंज करने के लिए हम न्यूटन मीटर अपॉन मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, और इसको हम लोग जूल लिख सकते हैं, और ये मीटर -3 हो जाएगा। तो इसका जो बना वो ये बन गया, तो हम लिख सकते हैं कि ए का 3 नंबर बन गया, ठीक है ना। बी की बात करते हैं, वाई ए अपॉन एल। वाई ए अपॉन एल की बात करें तो बाबू वाई के लिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन मीटर होगा, ये इससे कैंसिल हो गया तो न्यूटन अपॉन मीटर आया। तो इसका तो ये दिख रहा है आपको, मतलब बी का आपका दूसरा हो गया। अब मैं वाई एल क्यूब की बात करूं तो ये न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर और ये मीटर क्यूब, तो यहाँ पे न्यूटन मीटर आएगा। और ऐसा कहाँ दिख रहा है, न्यूटन मीटर को हम लोग जूल भी लिख सकते हैं, तो ये आपका आ गया सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट।
अगर मैं इसकी बात करूं एफ एल अपॉन ए वाई, बेटा एफ न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा, मीटर बचा, तो ये मीटर दिख रहा है, तो डी का क्या हो गया 4 हो गया। तो ये अपना एक ऑर्डर आया, इस तरह की कुछ पेयरिंग बन रही होगी, ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4, और ऐसा मेरे को कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है झील की गहराई के आधी ऊंचाई पर दबाव झील के तल पे दबाव का 3/4 भाग बराबर है, तो झील की गहराई मान लेते हैं हम लोग कि ये जो है ये झील की गहराई हो गई, और यहां पर जो प्रेशर होगा इसको ए पॉइंट दे दिया, तो पी ए बराबर हो जाएगा पी नॉट आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब है, प्लस रो जी एच हो जाएगा। अब अगर हम मध्य बिंदु की बात करें, इसको बी बोल देते हैं, ये आपका h/2 होगा, तो यहाँ पे जो पी होगा वो पी नॉट तो होगा ही होगा, प्लस रो जी h/2 होगा। और सवाल में बोला गया है कि जो आधी ऊंचाई पर दबाव है, झील के दबाव का क्या है 3/4 है, मतलब पी बी बराबर 3/4 पी ए। तो यहाँ पे लिखा पी नॉट प्लस रो जी h/2 बराबर 3/4 पी नॉट प्लस रो जी एच, 4 से गुणा किया गया, 4 पी नॉट प्लस 2 रो जी एच बराबर 3 पी नॉट प्लस 3 रो जी एच। सॉल्व करने पर आया पी नॉट बराबर रो जी एच, तो यहाँ से एच बराबर आ गया पी नॉट अपॉन रो जी। पी नॉट कितना दे रखा है, पी नॉट आपका दे रखा है 10⁵, रो दे रखा है 10⁵, और जी आपका दे रखा है 10। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 10 आएगा, कितना आएगा 10 आएगा। तो यहाँ पे सही जवाब क्या है 25 का। तो यहाँ पे जो सॉल्व करने पर आया आपका कि पी नॉट आपका 10⁵ दे रखा है, और यहाँ पे क्रॉस गुणा करा है 4 पी नॉट प्लस 2 रो जी एच बराबर 3 पी नॉट प्लस रो जी एच। ठीक है, अब ये पी नॉट आ गया प्लस रो जी एच हो गया, तो एच बराबर पी नॉट अपॉन रो जी हो गया, तो ये 10 मीटर आ रहा है। तो सही जवाब क्या होगा 10 मीटर होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है ना। तो आई होप आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, और इसके बाद आपको शिवम सर क्वेश्चन नंबर 26 से 50 कराने वाले हैं। चलिए आज मैं यहीं तक क्वेश्चन कराऊंगा, फिर किसी एफएसटी या किसी पेपर के डिस्कशन में फिर मुलाकात होगी। पढ़ते रहिए, अपना विश्वास मेंटेन रखिए, और ज़रूर आप एक ना एक दिन सफल होंगे। ठीक है ना। धन्यवाद, जय हिंद। हेलो बच्चों, तो बच्चों आज आप लोगों ने एफएसटी 16 का पेपर दिया हुआ है, और आई होप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो हम लोग फिजिक्स के बच्चे हिंदी पोर्शन का डिस्कशन करने वाले हैं, और 1 से 25 क्वेश्चन का ऑलरेडी डिस्कशन आप रोहित सर के साथ कर चुके हो। सो चलिए हम लोग 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिंह सर का विज़न है कि आप पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको है। इसी विज़न के साथ बच्चे हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण बच्चे आपको दे रखा है, और यहाँ पे एक छोटा छड़ चुंबक जिसकी आपकी मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 0.16 टेस्ला, और चुंबक कैसा है बच्चे आपका स्थिर संतुलन में है। तो आपसे पूछा है कि स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। जब बच्चे क्या हो, चुंबक आपका स्थिर संतुलन में हो, तो आपकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है ये होती है माइनस का mb। तो आपको m का वैल्यू दे रखा है, माइनस कितना हो जाएगा 0.4 इंटू ये क्या हो जाएगा बच्चे 0.16। तो जो आपकी एनर्जी होगी वो किस में आएगी बच्चे, आपकी जूल में आएगी जो कि बच्चे हो जाएगा आपका माइनस का 0.064 जूल। ये देगा बच्चे आपको एनर्जी, मतलब जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, नेगेटिव ऑफ 0.064 जूल, जो कि होगा बच्चे आपका फर्स्ट ऑप्शन।
देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 फेरों वाली तथा एक औसत त्रिज्या 10 मीटर वाली एक बड़ी वृत्ताकार कुंडली अपने क्षैतिज व्यास के परितः 2 रेडियन पर सेकेंड की गति से घूम रही है। यदि उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक बच्चे 2 × 10⁻⁵ टेस्ला है तो कुंडली का विद्युत प्रतिरोध आपको दे रखा है, ये है आपका बच्चे क्या 12.56। तो आपसे पूछा है बच्चे यहाँ पे तो कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा क्या होगी। देखिए आप जानते हो बच्चे जो प्रेरित विद्युत धारा होती है दैट इज़ नथिंग बट ये होता है बच्चे आपका I = E/R। तो ये होता है बच्चे आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल। अगर हम प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात करें तो बच्चे ये होता है आपका d∅/dt। मतलब आप क्या करो फ्लक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। फाई का वैल्यू बच्चे आपको पता है, फाई इज़ नथिंग बट ये होता है बच्चे आपका BA cos ωt, चूँकि आपको नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं तो यहाँ पे जो E हो जाएगा n लिख लो बच्चे आगे। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो बच्चे क्या आएगा माइनस का BA ओमेगा और ये हो जाएगा बच्चे आपका sin ωt। अब चूँकि आपसे अधिकतम धारा के लिए बोला हुआ है तो जो आपकी अधिकतम वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, ये होगा -NAB ओमेगा, ये हो जाएगा बच्चे आपका sin ωt। और अगर आप ध्यान से देखो तो जो आपका अधिकतम मान होगा बच्चे वो आपको ये देगा, जो क्या होगा बच्चे आपका NAB ओमेगा। तो इसका जो अधिकतम मान होगा बच्चे ये क्या आएगा आपका NAB ओमेगा। अब यहाँ पे इस वैल्यू को रख दो तो जो आपकी प्रेरित विद्युत धारा होगी वो कितनी हो जाएगी, N अब तक कितना हो जाएगा 1000 और A कितना है एरिया, मतलब आपको वृत्ताकार कुंडली दे रखा है तो ये हो जाएगा बच्चे पाई और इधर हो जाएगा बच्चे आपका 100 और मैग्नेटिक फील्ड बच्चे आपको दे रखा है 2 × 10⁻⁵। तो यहाँ पे बच्चे आप लिख सकते हो ये होगा बच्चे आपका 2 × 10⁻⁵ और ओमेगा बच्चे आपको दे रखा है ये है आपका 2 रेडियन पर सेकेंड और अगर आर का वैल्यू देखो तो आपको दे रखा है 12.56। अब अगर बच्चे आप ध्यान से देखो यहाँ पे तो ये 10⁻³ हो गया, ये 10⁻² हो गया, तो मतलब क्या बन जाएगा यहाँ पे 10⁻5 बनाएगा और यहाँ पे देखोगे बच्चे 10⁻⁻5 लिखा हुआ है तो ये जो वैल्यू होगा आपका 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमको क्या मिलेगा बच्चे, ये हो जाएगा 4π अपॉन आएगा आपका 12.56। तो ऑलरेडी ये बच्चे आपका 4π का वैल्यू लिखा है तो आपकी जो धारा आएगी बच्चे कितना होगा आपका 1 एम्पियर आपका धारा हमको मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन बच्चे करेक्ट होगा। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 एम्पियर धारा वहन करने वाले 4 माइक्रो हेनरी प्रेरकत्व वाले एक प्रेरक में संग्रहित चुंबकीय ऊर्जा। बच्चे जो संग्रहित चुंबकीय ऊर्जा होती है ये होती है बच्चे आपकी ½ Li² और ये दे रखा है आपको L का वैल्यू जो कि है बच्चे आपका 4 माइक्रो हेनरी और यहाँ पे I दे रखा है बच्चे ये हो जाएगा आपका 4 एम्पियर। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 2 to the 4 कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 to the 8 माइक्रो जूल, जो कि देगा बच्चे आपको फोर्थ ऑप्शन। जो संग्रहित ऊर्जा होगी वो कितनी आएगी बच्चे आपकी 8 माइक्रो जूल के बराबर आएगी। कह रहे कि विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होता है। देखो जब बच्चे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं तो जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है और जो हमारा विद्युत क्षेत्र होता है दोनों कैसे होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। सो लंबवत होने का मतलब बच्चे क्या हो गया कि ये अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर प्रोपेगेट कर रहा है ये हो जाएगा बच्चे Z, ये हो गया बच्चे आपका Y। कंसीडर कर लो यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और इधर बच्चे आपका मूवमेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कुछ ऐसे है। तो आपको पता है कि आपका जो वेव प्रोपेगेशन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका मतलब है कि समानांतर वाले ऑप्शन तो आपके यहीं से एलिमिनेट हो जाएंगे। अब आपके बचे 2 और दोनों का कला देखो तो क्या होगा बच्चे, दोनों एक ही कला में होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चे, ये आपका थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चे अगला देखिएगा। देखिए कह रहा है कि यहाँ पे आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 दे रखा है और आपसे मैचिंग पूछी हुई है। देखो उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं और अवतल दर्पण की बात हो रही है यहाँ पे। तो बच्चे आपको अवतल दर्पण के केस में पता होगा कि सिर्फ एक केस को अगर छोड़ दें, वो केस कौन सा होता है। अगर अवतल दर्पण की बात करो
तो वो केस ये होता है कि ये हो गया बच्चे आपका पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है, फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है, तो आपका जो इमेज बनता है बच्चे वो क्या बनता है, वर्चुअल बनता है। और अदर केसेस में बच्चे क्या आता है आपका, ऑलवेज रियल इमेज देगा। अब अगर हम बात करें बच्चे मैग्नीफिकेशन की, तो मैग्नीफिकेशन आपको पता है क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं बच्चे, माइनस का v अपॉन u। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो रियल इमेज बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। आपका रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, तो वो ऑलवेज आपको क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। अब वापस आते हैं बच्चे क्वेश्चन पे। हाँ, इसके अगर उलट हम बात करें बच्चे उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में सिर्फ दो केसेस हम लोग पढ़ते हैं, एक एक्सेप्ट इन्फिनाइट और एक दूसरा पढ़ते हैं एट इन्फिनाइट। दोनों तरफ ही बच्चे क्या बनता है, आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो देखो बच्चे क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू -2, इसका मतलब क्या होगा, ये अवतल दर्पण होगा। और क्या होगा बच्चे, ये वास्तविक छवि देगा आपको। और अगर हम m इक्वल्स टू -1/2 की बात करें, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी आपका क्या होगा, -1/2। और जरा ध्यान से देखो बच्चे, अगर हम -1/2 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपका जो मैग्नीफिकेशन है वो 1 से कम है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका इमेज की जो आपकी लंबाई है वो क्या है, ऑब्जेक्ट से कम है। तो जैसे जैसे आपको पता होगा, जैसे जैसे बच्चे ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हो, मिरर के पास ले जाते हो, मिरर के पास ले जाते हो, तो आपका जो इमेज है वो दूर होता जाता है और आपको एक ग्रेटर वैल्यू देता है, ठीक है। और क्या होगा, अगर जैसे उसका रिवर्स सोचें कि आपका ऑब्जेक्ट बच्चे दूर रखा हुआ है, तो इमेज क्या बनेगा बच्चे, आपका छोटा इमेज बनेगा, ठीक है। सो इसके लिए भी बच्चे क्या होगा, आपका अवतल दर्पण, और इसकी जो छवि बनेगी वो वास्तविक छवि बनेगी। और अगर आप m इक्वल्स टू +2 की बात करो, तो बच्चे क्या होगा, हाँ एक केस में बनता है बच्चे आपका, तो ये केस होगा बच्चे आपका अवतल दर्पण का। और जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चे वो क्या बनेगा, आपका आभासी बनेगा। और m इक्वल्स टू 1/2 है, तो इसके लिए बच्चे क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपका ये उत्तल दर्पण बनेगा। और यहाँ पे जो आपका इसका छवि होगा वो कैसा होगा, आभासी। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें पहला ऑप्शन आपको दे रहा है कि P, B और C है। यहाँ पे क्या है बच्चे, आपका जो Q है वो B और C है, ये B और D है, और S, A और D है। तो इसका मतलब होगा बच्चे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए देखिए, कह रहे हैं कि जैसे जैसे पानी का तापमान बढ़ता है उसकी श्यानता। बच्चों आपको पता होगा श्यानता और टेम्परेचर में एक रिलेशन होता है कि श्यानता इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बच्चे होता है आपका √T, मतलब टेम्परेचर के। तो कह रहा है कि आपका ऑब्वियस सी बात है, अगर टेम्परेचर घटेगा तो श्यानता जो होगी वो बच्चे क्या होगी, आपकी घटेगी। इसका मतलब क्या होगा बच्चे, इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, सेकेंड होगा। कह रहे कि विभव में परिवर्तन के कारण विद्युत बल का तापमान 3000 केल्विन से 4000 केल्विन तक बढ़ जाता है। खपत की गई विद्युत शक्ति में प्रतिशत वृद्धि क्या है। आपसे पूछा है कि प्रतिशत वृद्धि क्या होता है। तो चलिए पहले हम इसमें शक्ति निकाल लेते हैं कि एक्चुअली होगी क्या। तो पहले फर्स्ट के लिए निकालो। तो आप जानते हो कि P प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बच्चे, आपका T1⁴ होगा। तो यहाँ से जब आप P1 की वैल्यू निकालोगे तो ये देगा बच्चे आपको सिग्मा, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चे 3000⁴। ऐसे ही आप निकालोगे बच्चे P2 के लिए, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चे सिग्मा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे 4000⁴ कुछ ऐसा आएगा। अब आपको पता है कि प्रतिशत वृद्धि निकालते कैसे हैं, मतलब क्या करते हैं बच्चे, फाइनल माइनस का इनिशियल अपॉन करते हैं बच्चे क्या, ओरिजिनल, और उसमें क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और बाहर बच्चे सिंबल लगा दो प्रतिशत का। तो बस P2 - P1 बच्चे आपको वैल्यूज़ पता है, यहाँ पे रख दो। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे P2 का वैल्यू है बच्चे आपका सिग्मा। देखो सिग्मा तो आपका कट हो जाएगा, और ये आपका जीरो भी क्या हो जाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बच्चे क्या होंगे, कट हो जाएंगे कॉमन होके। तो यहाँ बचेगा बच्चे 4⁴ माइनस आएगा 3⁴ अपॉन हो जाएगा बच्चे 3⁴ इंटू क्या आएगा बच्चे यहाँ पे 100। बस अब इसको सॉल्व कर जाओ। सो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं a² - b², तो ये होगा 16 - 9, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चे 16 + 9 अपॉन हो जाएगा बच्चे 81 इंटू क्या होगा बच्चे यहाँ पे 100, और ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका परसेंटेज का सिंबल। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ बचेगा 7, ये बचेगा आपका 25, ये है 81। तो ये आएगा बच्चे 7 इंटू हो जाएगा 25 अपॉन आएगा बच्चे 81 इंटू क्या हो जाएगा बच्चे 100, और ये हो जाएगा आपका परसेंटेज में कन्वर्ट। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको ये जो वैल्यू देगा, ये देगा बच्चे आपको 216% वैल्यू आएगी यहाँ पे।
तो इसका मतलब है कि जो आपका शक्ति 6 में जो प्रतिशत वृद्धि है वो कितनी होगी बच्चे, 216% आएगा, जो कि होगा बच्चे आपका फर्स्ट ऑप्शन। तो आपको क्या निकालना है, P1 P2 निकाल लेना है, फिर आपको चेंज निकाल देना है कितना चेंज आएगा। चलिए बच्चे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में बच्चे क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि एक आदर्श गैस का 1 मोल 2 प्रक्रमों के माध्यम से प्रारंभिक अवस्था A और B तक जाता है, वह पहले आयतन। देखो बहुत ध्यान से समझो बच्चे, यहाँ पे समतापी प्रसार की बात हो रही है। समतापी प्रसार मतलब क्या हो गया, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, और जब भी आपका टेम्परेचर बच्चे कांस्टेंट हो तो आप जानते हो कि प्रेशर और वॉल्यूम में हम कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। इस ग्राफ का जो शेप आता है बच्चे कुछ ऐसा आता है, ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है कि एक्सपेंशन हो रहा है तो आपका जो एरो होगा वो कुछ ऐसे लगेगा। तो ये तो हो गया पहले पॉइंट का ग्राफ। और फिर कह रहे हैं कि फिर स्थिर दाब, यहाँ पे दाब क्या है बच्चे, आपका कांस्टेंट है, इसका आयतन 3V से V तक जाता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, कंप्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है दाब स्थिर है तो ये क्या होगा बच्चे, कंप्रेशन होगा, और इधर आपका एरो आ जाएगा। ये कुछ ऐसा ग्राफ देगा और एरो कुछ ऐसे आएगा, ये हो जाएगा P, क्योंकि ये होगा बच्चे V, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर कांस्टेंट तो कुछ ऐसा ही ग्राफ बनेगा। अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो देखिए पहला ऑप्शन तो एरो आपका रिवर्स दे रखा है, तो क्या हो जाएगा बच्चे, गलत हो जाएगा। चौथे में तो कुछ ऐसा दे ही नहीं रहा है, तीसरे में भी लीनियर दे रहा है तो ये होगा नहीं, और चौथा आपका बच्चे क्या होगा, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। अगेन क्वेश्चन को बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ना है कि समतापी है या समदाबी है या सम आयतनिक है। क्या आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको अच्छे से रीड करो बच्चे, फिर आंसर करो। कह रहे यदि हीलियम का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 4 गुना है, देखो कह रहे कि मास ऑफ हीलियम इज 4 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन। ये दे रखा है बच्चे आपको 4 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन। कह रहा है कि समान तापमान पर हीलियम का औसत वेग है। देखिए अगर औसत वेग की बच्चे बात करो तो ये क्या होता है बच्चे, आपका √8RT अपॉन होता है बच्चे आपका पाई m। तो यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर समान है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो पहले हम लोग कंसीडर कर लेते हैं हाइड्रोजन अपॉन क्या करेंगे बच्चे, हीलियम। इसके लिए अगर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन के लिए बच्चे m1 होगा और हीलियम के लिए क्या हो जाएगा बच्चे m2। तो जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा बच्चे, m2 अपॉन m1। बस यहाँ पे क्या करना है, आपको वैल्यू रख देना है। तो एवरेज जो आपका वेग है हाइड्रोजन के लिए अपॉन क्या हो जाएगा, v ऑफ हीलियम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको पता है कि ये 4 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, मास ऑफ हाइड्रोजन, तो ये कट हो गया तो ये हो जाएगा बच्चे 2। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि औसत वेग ऑफ हीलियम इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 औसत वेग ऑफ हाइड्रोजन, कुछ ऐसा होगा। तो इसका मतलब होगा बच्चे, इसका ऑप्शन क्या होगा, आपका दूसरा करेक्ट होगा कि हाइड्रोजन के औसत वेग का क्या होगा बच्चे, 1/2 गुना होगा। मतलब सेकेंड ऑप्शन बच्चे क्या है, इसका करेक्ट है। कह रहे कि किसी ग्रह का द्रव्यमान और व्यास पृथ्वी के द्रव्यमान और व्यास का 2 गुना है तो इस तल पर सेकंड पेंडुलम की दोलन की अवधि होगी। देखो बच्चे इस क्वेश्चन में सेकंड पेंडुलम की बात की गई है। इसका मतलब आपको पता है बच्चे कि सेकंड पेंडुलम का जो समयावधि होती है वो कितनी होती है बच्चे, ये होती है आपकी 2 सेकेंड। और यहाँ पे चूंकि दे रखी कि उस ग्रह का द्रव्यमान मतलब मास ऑफ द प्लैनेट वो क्या है, 2 टाइम्स मास ऑफ अर्थ के इक्वल है, और उसका जो डायामीटर है वो भी क्या है, 2 टाइम्स ऑफ अर्थ के इक्वल है। तो डायामीटर का ये है, तो यहाँ से आप रेडियस का भी निकाल सकते हो। तो रेडियस ऑफ प्लैनेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ आएगा। अब आप फार्मूला जानते हो कि टाइम पेंडुलम मतलब आपको दे रखा है कि सेकेंड पेंडुलम है बच्चे, इसका जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T इक्वल्स टू 2 पाई, ये होता है बच्चे √L/G। ये कुछ आपका वैल्यू होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चे, G पे यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि G का वैल्यू कुछ चेंज होगा क्योंकि आपका मास और रेडियस पे वो डिपेंड करता है। क्योंकि आप जानते हो कि स्मॉल g इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल GM अपॉन क्या होगा बच्चे आपका R²। क्योंकि अगर हम बात करें अर्थ की तो ये क्या होगा बच्चे आपका मास ऑफ अर्थ, ये क्या होगा बच्चे आपका रेडियस ऑफ अर्थ। अब अगर हम उस प्लैनेट की बात करें तो उस प्लैनेट पे क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा बच्चे GP इक्वल्स टू G, ये होगा बच्चे आपका MP अपॉन क्या हो जाएगा RP²। तो जरा यहाँ से वैल्यू रखो G। मास ऑफ प्लैनेट क्या हो जाएगा बच्चे, 2 टाइम्स मास ऑफ अर्थ अपॉन यहाँ पे जब करोगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ।
और आपको ऑलरेडी पता है बच्चे ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो ये जो लिखा हुआ है 1/2 ये हो जाएगा GME अपॉन क्या होगा बच्चे RE स्क्वायर, और इसका वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, दिस इज़ नथिंग बट ये क्या है बच्चे आपका वैल्यू ऑफ G ऑन अर्थ। तो बेसिकली यहाँ से जो GP का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, हाफ G आएगा। तो अगर आप वैल्यू वहाँ पे रखो तो ऑब्वियसली बात है ये क्या होगा आपका T डैश इक्वल्स टू 2 पाई, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट L अपॉन कितना हो जाएगा बच्चे आपका ये G/2 हो जाएगा। तो 2 को ऊपर लेके जाओ तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 पाई स्क्वायर रूट L अपॉन G। और ऑलरेडी पता है बच्चे आपको कि इसका जो वैल्यू है 2 पाई स्क्वायर रूट L अपॉन G, इसका वैल्यू है बच्चे आपका 2 सेकेंड। तो जो T डैश का वैल्यू हो जाएगा वो कितना आएगा बच्चे आपका 2 स्क्वायर रूट 2 सेकेंड, कुछ ऐसा वैल्यू देगा। इसका मतलब क्या है कि आपका दूसरा ऑप्शन बच्चे इसका करेक्ट होगा। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखिएगा, 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे। यहाँ पे लॉरेंज फोर्स दे रखा है और आपको वेलोसिटी भी दे रखी है, और यहाँ पे फोर्स भी दे रखा है आपको, और आपसे B पूछा हुआ है। जनरली क्या होता है क्वेश्चन में V और B दे रखा होता है, आपसे F पूछता है, लेकिन इस क्वेश्चन में बच्चे चेंज ये है कि आपको F और B दे रखा है और आपसे B पूछा हुआ है। सो आप जानते ही हो, ऑलरेडी आपको फार्मूला गिवन है, F इक्वल्स टू ये होता है बच्चे Q V क्रॉस B। तो Q आपको दे रखा है बच्चे, ये है आपका 1। तो अगर आप V क्रॉस B निकालो, देखो यहाँ पे ऐसा करते हैं हम लोग, इसको ऑप्शन से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ बच्चे थर्ड ऑप्शन, और इसका करते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। ऑब्वियस बात है कि उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो फोर्स के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि Q का वैल्यू क्या है आपका 1 है। ये ले लो बच्चे I, ये हो जाएगा J, और ये क्या हो गया बच्चे आपका K कैप। जरा B के कंपोनेंट लिखो यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 4, और ये हो जाएगा 6 -6 और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 8। अब यहाँ पे कर जाओ क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा I कैप, ये क्या देगा आपको माइनस का 32 प्लस का होगा 36 माइनस का हो जाएगा बच्चे J कैप, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपकी वो हो जाएगा माइनस का 16 प्लस का हो जाएगा बच्चे आपका 36, और प्लस होगा बच्चे यहाँ पे K कैप, और ये हो जाएगा बच्चे क्या 6 2 माइनस का 12, और प्लस का हो जाएगा आपका 24। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका बच्चे, ये बचेगा आपका 4I कैप, माइनस का आएगा यहाँ पे 20 J कैप, प्लस हो जाएगा बच्चे आपका 12 K कैप। तो यही तो आपका फोर्स है 20, हाँ यहाँ पे 20 होगा बच्चे, 20 J कैप प्लस आएगा 12 K कैप, यही आपका रिक्वायर्ड फोर्स है। इसका मतलब जो B का वैल्यू होगा वो क्या होगा बच्चे 6I कैप माइनस 6 J कैप, माइनस का क्या होगा बच्चे आपका 8 K कैप। देखिए बच्चे ये तो इसका एक प्रोसेस रहा जो हम लोग ऑप्शन से कर सकते हैं। इसे एक्चुअल प्रोसेस में कैसे करेंगे, आप यहाँ पे वैल्यू रखो, और आप B का वैल्यू चूँकि आपको दे रखा है ये BI BJ B0 K के कैप में, तो आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके F के वैल्यू से आप कंपेयर करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, आप ऐसे एलिमिनेट करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये थोड़ा सा इजी पड़ेगा। करेक्ट ऑप्शन बच्चे इसका तीसरा होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 37 क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि बायो-सेवर्ट का नियम हमें केवल धारावाही चालक के लिए एक अतिसूक्ष्म धारा अवयव IDL के चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता के लिए व्यंजक देता है। हाँ देता है बच्चे, dB इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे आपका μ0/4 पाई, और ये होता है बच्चे आपका I DL क्रॉस R अपॉन देता है बच्चे आपको R स्क्वायर। ये होता है कुछ आपका dB का वैल्यू, जो कि होता है बच्चे आपका चुंबकीय क्षेत्र में। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, आपका जो कथन फर्स्ट होगा वो क्या होगा, सही होगा। बायो-सेवर्ट के नियम परिवर्तन के कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम Q के अनुरूप है। बच्चे अनुरूप तो नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको ये फोर्स देता है कूलाम का नियम, जो कि होता है बच्चे आपका K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और ये दे रहा है बच्चे आपको मैग्नेटिक फील्ड, मतलब B दे रहा है। सेम तो नहीं है बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, आपका जो कथन सेकंड है वो क्या होगा बच्चे आपका गलत हो जाएगा। तो कथन सेकंड बच्चे क्या होगा, गलत होगा। तो इसका मतलब है अगर आप देखो ऑप्शंस में, तो कथन फर्स्ट सत्य है पर कथन सेकंड असत्य है। इसका मतलब आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सेकंड नंबर। देखिए 38 नंबर कह रहा है कि यदि गैल्वेनोमीटर G में दिखाए गए परिपथ में कोई विक्षेपण नहीं दिखाता है, बच्चे बहुत ध्यान से देखो, ये विक्षेपण नहीं दिखाता है, मतलब कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो R का मान आपको पूछा हुआ है कि यहाँ पे बताना है बच्चे आपको कि R का मान क्या होगा।
देखो चूंकि यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा बच्चे 10 होगा, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे भी क्या होगा बच्चे 2 होगा। अच्छा इसको आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो V इक्वल्स टू आई आर, ये पोटेंशियल आपको दे रखा है 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे आई आर। यहाँ से निकालो जरा करंट का वैल्यू कितना आएगा बच्चे 2/R। चलिए जरा हम इसमें निकालते हैं बच्चे, इसमें वैल्यू क्या आएगा आपका करंट का, तो ये हो जाएगा बच्चे आपका, चूंकि ये दोनों कैसे हैं बच्चे सीरीज़ में हैं, तो ये पोटेंशियल आपको दे रखा है 10 और ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका 400 प्लस का R। अब ये दोनों ही करंट बच्चे कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे सॉल्व कर लो, 10 अपॉन क्या होगा बच्चे 400 प्लस R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 2/R। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे हो जाएगा 10R इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बच्चे आपका 800 प्लस आएगा 2R, इसको इधर ले आओ तो ये बचेगा आपका 8R इक्वल्स टू आएगा बच्चे आपका 800। तो R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चे 100 ओम। जो आपका रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा बच्चे 100 ओम, जो कि है बच्चे आपका ऑप्शन नंबर 3। तीसरा ऑप्शन बच्चे इसमें क्या होगा आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखो बच्चे यहाँ पे क्या कह रहा है कि आर की दो समान कुंडलियाँ एक दूसरे से समकोण पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक दूसरे से समकोण पे हैं, अपनों तलों के साथ सकेंद्री, दोनों का जो केंद्र है बच्चे वो कैसा है, सेम है। उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I और 2I हैं बच्चे, ये आपको धाराएं दे रखी हैं I और 2I, और केंद्र पर परिणामी चुंबकीय प्रेरण पूछा हुआ है कि केंद्र पे आपका जो प्रेरण होगा बच्चे, चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा। तो चलिए बच्चे इसको समझिए पहले कि एक्चुअली क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो पहले कह रहा है कि एक कुंडली ऐसे रखी हुई है और दूसरी कुंडली बच्चे ऐसे रखी हुई है, ये है आपकी दूसरी कुंडली, और इन दोनों का जो केंद्र है बच्चे वो कैसा है, सेम है। केंद्र बच्चे इन दोनों का सेम है और दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मान लीजिए B1 है और इसका मान लेते हैं बच्चे क्या है, ये है आपका B2। ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं बच्चे 90 डिग्री है। इसमें करंट आपको दे रखा है I और इसमें करंट दे रखा है बच्चे आपको 2I। तो यहाँ से निकालो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ड्यू टू द सर्कुलर लूप। इसके लिए बच्चे आपको पता है जब सर्कुलर लूप के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो हमारा क्या होता है μ0I अपॉन होता है बच्चे आपका 4πR, और ये क्या होता है बच्चे आपका फाई। सर्कुलर लूप के जो टोटल एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चे 2π। तो यहाँ पे 2π क्या होगा μ0I अपॉन हो जाएगा बच्चे 4π कैपिटल R, ये होगा बच्चे 2π, तो पाई से पाई चला गया, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं μ0 अपॉन 2 कैपिटल R। सो ये होगा। अब अगर फर्स्ट केस में देखो तो जो यहाँ से B1 का वैल्यू होगा वो कितना आएगा बच्चे μ0I अपॉन क्या देगा बच्चे आपको 2R, कुछ ऐसा वैल्यू देगा, और B2 का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा बच्चे μ0, ये होगा बच्चे आपका 2I अपॉन होगा बच्चे आपका 2R। अब यहाँ से ज़रा निकालो कि आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्योंकि थीटा बच्चे क्या है आपका 90 डिग्री है, तो cos 90 का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, तो इसीलिए जो आपका B का वैल्यू आ जाएगा B नेट वो बचेगा आपका स्क्वायर रूट होगा बच्चे B1 स्क्वायर प्लस आएगा आपका B2 स्क्वायर, और यहाँ पे ये वैल्यूज़ यूज़ कर लो तो देखो बेसिकली क्या हो जाएगा, B1 क्या हो जाएगा बच्चे आपका μ0I अपॉन 2R का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा μ0 2I अपॉन 2R का होल स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से μ0I अपॉन 2R को हम ले सकते हैं कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे μ0I अपॉन 2R, एंड इनसाइड द ब्रैकेट बच्चे क्या बचेगा आपका 1 + 4, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 5, यहाँ पे आएगा μ0I अपॉन हो जाएगा बच्चे आपका ट्वाइस ऑफ कैपिटल R, जो कि देगा बच्चे हमको फर्स्ट ऑप्शन। तो इसका मतलब है हमारा जो पहला ऑप्शन होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट होगा। चलिए बच्चे अगला देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि ए भुजा का एक चालक वर्गाकार फ्रेम और धारा I ले जाने वाला एक सीधा तार चित्र में दिखाए गए अनुसार एक ही तल में स्थित है। फ्रेम एक समान वेग v से दाईं ओर गति करता है। फ्रेम से प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न के समानुपाती होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि इसकी एक साइड का जो ये डिस्टेंस है, अच्छा देखिए पूरा साइड आपका क्या है, अगर आप इस पूरे साइड की बात करो बच्चे तो ये दे रखा है बच्चे आपको A, तो जो इसकी आधी साइड है बच्चे ये कितना होगा आपका, ये बचेगा आपका A/2। तो अगर आप ये डिस्टेंस निकालो और इस डिस्टेंस की वजह से जो ये डिस्टेंस जो होगी बच्चे ये आएगी आपकी x माइनस का A/2। अब अगर आप ये पूरी डिस्टेंस देखो तो ऑब्वियस सी बात है ये भी क्या होगा आपका A/2 होगा, तो जो टोटल डिस्टेंस है ये हो जाएगा आपका x + A/2।
अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो जो आपका नेट प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा बच्चे यहाँ पे, वो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, आपका ये होगा बच्चे आपका B1VL माइनस B2L, क्योंकि आपको पता है E इक्वल्स टू क्या होता है आपका, ये होता है बच्चे आपका BVL के इक्वल। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी पहली तरफ, वो हम कंसीडर कर लेते हैं बच्चे क्या है B1, तो ये हो जाएगा आपका E1। और ऐसे ही हम निकालेंगे बच्चे E2 के लिए, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका B2, और ये क्या आएगा बच्चे आपका VL, ये होगा बच्चे आपका E2 का वैल्यू। तो यहाँ से जब हम लोग नेट निकालेंगे तो बच्चे नेट क्या आएगा, E इक्वल्स टू ये आएगा हमारा E1 माइनस का E2। तो चलिए पहले हम लोग निकाल लेते हैं बच्चे B1 और B2 का वैल्यू। तो देखो बच्चे B1 का वैल्यू क्या होगा, अगर हम B1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा बच्चे आपका म्यू नॉट I अपॉन हो जाएगा बच्चे क्या 2 पाई, और इसके लिए बच्चे हम लोग क्या लिखेंगे x माइनस A/2। अगर हम एक तरफ की बात करें, ये आएगा बच्चे आपका x माइनस का A/2। और अगर आप बात करो बच्चे B2 की, तो जो B2 होगा बच्चे वो क्या हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन क्या होगा बच्चे आपका 2 पाई, और ये हो जाएगा बच्चे आपका x प्लस A/2। तो बस इन वैल्यूज़ को हम उठा के रख देते हैं वहाँ पे, और देखिए क्या हो जाएगा आपका जो E का वैल्यू हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई है बच्चे आपका कॉमन, तो म्यू नॉट I अपॉन हो जाएगा 2 पाई कॉमन, और इनसाइड द जो ब्रैकेट बचेगा वो क्या बचेगा बच्चे 1 अपॉन x माइनस का A/2, और माइनस क्या होगा बच्चे 1 अपॉन x प्लस A/2। चूँकि आपसे प्रोपोर्शनैलिटी पूछा हुआ है तो ये ऑल वैल्यूज़ क्या है बच्चे आपकी कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनैलिटी क्या आएगी बच्चे यही आएगी। तो बस इसको सॉल्व कर लो, और जब इसको सॉल्व करोगे बच्चे तो देखो क्या देगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू, ये था हमारा x माइनस का A/2 माइनस क्या था बच्चे आपका x प्लस A/2। तो इसको फाइनली सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, तो ये क्या हो जाएगा E प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा बच्चे आपका 2 चला जाएगा ऊपर, 2 अपॉन ये आएगा 2x माइनस का A, माइनस क्या बचेगा आपका 2, यहाँ पे भी ऊपर आ जाएगा, इधर बचेगा आपका 2x प्लस A। आप 2 को ले लो बाहर, तो E प्रोपोर्शनल टू हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी लिख रहे हैं तो 2 भी क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2x प्लस A, माइनस क्या हो जाएगा बच्चे 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन क्या आएगा 2x माइनस A, और इधर हो जाएगा बच्चे आपका 2x प्लस A। तो 2x से 2x आपका कट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम अल्टीमेटली लिख सकते हैं बच्चे कि आपका जो E है विद्युत वाहक बल है ये किसके प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन 2x माइनस A, और 2x प्लस A के बच्चे क्या होगा आपका प्रोपोर्शनल होगा, जो कि बच्चे आपको ऑप्शंस अगर देखोगे तो आपको ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है, दैट इज़ 1 अपॉन 2x माइनस A 2x प्लस A। तो इसका मतलब होगा इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा तीसरा करेक्ट हो जाएगा। देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2 कंपन करने वाले सरित द्वारा प्रगामी तरंगें आपको दे रखी हैं। तो बच्चे यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 का वैल्यू आपको पता है, ओमेगा 2 पता है आपको ये है। तो यहाँ से रखो बच्चे ओमेगा 1 इक्वल्स टू क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 500 पाई, और ओमेगा 2 का वैल्यू बच्चे आपको दे रखा है ये है आपका 506 पाई। तो आपको निकालना क्या है, यहाँ से निकालो बच्चे, इसको क्या लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी के टर्म में 2 पाई f1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 500 पाई। तो पाई से पाई चला गया, तो f1 इक्वल्स टू लिख सकते हो आप 250 हर्ट्ज। और अगर आप यहाँ पे देखो तो इधर लिख लो 2 पाई f2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 506 पाई। तो पाई से पाई कट हो गया, तो f2 का वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हो बच्चे 253 हर्ट्ज, कुछ ऐसा आएगा। अब आपसे पूछा क्या है कि प्रति मिनट, बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चे, प्रति सेकंड नहीं पूछा है आपसे, प्रति मिनट पूछा है। तो पहले हम लोग प्रति सेकंड निकाल लेते हैं। प्रति सेकंड हमारी जो विस्पंदों की संख्या होगी वो क्या होती है बच्चे, ये होती है आपकी f2 माइनस का f1। तो यहाँ पे जब रखोगे तो हो जाएगा 253 माइनस का 250, तो यह आएगा बच्चे 3 विस्पंद पर सेकेंड, ये आपको देगा 3 विस्पंद पर सेकेंड। तो अगर हम मिनट में लिखें इसको बच्चे तो क्या होगा, आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चे आपका 180 विस्पंद पर मिनट, 180 विस्पंद पर मिनट, हमको कुछ ऐसा आंसर देगा।
तो इसके लिए अगर ऑप्शन देखेंगे तो हमारा ऑप्शन होगा सेकेंड। देखिएगा यहाँ पे 3 भी दे रखा है, तो क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से देखना है बच्चे कि क्या पूछा हुआ है। चलिए बच्चे हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि एक आवर्ती तरंग का संचरण निम्न समयों पर धनात्मक एक्स अक्ष के साथ नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। तो 4 सेकेंड में बच्चे मूल बिंदु को ओ को पार करने वाली तरंगों या दोलनों की संख्या होगी। जरा यहाँ पे देखो बच्चे, ओ क्या है आपका मूल बिंदु पे है, यहाँ पे ये मूल बिंदु पे है, फिर क्या हुआ ओ आपका नीचे गया, ये देखिए यहाँ पे आपकी जो वेव है नीचे गई, फिर मूल बिंदु पे आया, फिर क्या हुआ ऊपर गया और फिर आ गया आपका मूल बिंदु पर। इसका मतलब बच्चे क्या है कि अगर एक ऑस्किलेशन होता क्या है बच्चे, अगर कोई वेव यहाँ से चली है तो क्या होगा, फिर से ये मूल बिंदु पे आ गया, इसके बाद क्या होगा बच्चे, ये फिर से यहाँ पे आ गया, तो इसे बोलते हैं हम वन ऑस्किलेशन। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले आपका मूल बिंदु पे ओ पे होगा, फिर क्या होगा ऊपर जाएगा, फिर मूल बिंदु पे, फिर नीचे गया और फिर अपने मूल बिंदु पे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका एक ऑस्किलेशन कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पे जो दोलनों की संख्या होगी बच्चे वो कितनी होगी आपकी 1 होगी। नंबर ऑफ दोलन, जो नंबर ऑफ ऑस्किलेशन होंगे बच्चे वो कितने होंगे, 1 होगा। देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच आकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन का त्वरण बच्चे आपसे पूछा हुआ है, और वे जब एक दूसरे से डिस्टेंस भी दे रखी है आपको कितना हो, 1.6 एंगस्ट्रॉम दूर हो। पहले हम निकाल लेते हैं बच्चे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आपका फोर्स कितना होगा। तो हम लोग फोर्स निकाल लेते हैं बच्चे, क्या होता है आपका KQ1Q2 बाई होता है बच्चे आपका R²। तो यहाँ से चलिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। K का वैल्यू होता है बच्चे आपका 9 × 10⁻⁹, और Q1 Q2 दोनों के चार्जेस क्या होते हैं बच्चे, सेम होते हैं बट अपोजिट साइन होता है। तो यहाँ पे जो E का वैल्यू है वो कितना होगा बच्चे, 1.6 × 10⁻⁹ का हो जाएगा बच्चे आपका होल स्क्वायर अपॉन R कितना दे रखा है बच्चे 1.6, और इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो 1.6 का होल स्क्वायर से 1.6 का आपका कट हो जाएगा, तो जो F का वैल्यू आएगा बच्चे वो कितना होगा 9 × 10⁻⁹, और ये हो जाएगा 38, और यहाँ पे हो जाएगा -20, तो ये हो जाएगा बच्चे 29, और माइनस का 20 ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा आपका 29, और ये है 38। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 10⁻20 इंटू क्या हो जाएगा बच्चे 10⁻⁻38। तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, ये बच्चे आपका फोर्स आएगा। अब आपको पता है बच्चे फोर्स होता क्या है, फोर्स इज नथिंग बट ये होता है आपका मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन आपको निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे फोर्स अपॉन मास। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दे रखा है, फोर्स है 9 × 10⁻⁻⁹, और अगर आप मास देखोगे तो दे रखा है बच्चे आपको 9 × 10⁻⁻31। तो 9 से 9 चला गया, तो यहाँ से जब एक्सीलरेशन को निकालोगे तो बच्चे कितना देगा आपको 10⁻22 मीटर/सेकेंड²। ये आ जाएगा बच्चे आपका त्वरण, जो कि होगा बच्चे आपका फोर्थ ऑप्शन बच्चे आपका करेक्ट होगा। देखिए कह रहे कि खोखले सिलेंडर में Q कूलम आवेश है यदि वक्र सतह B से जुड़ा विद्युत फ्लक्स 5 वोल्ट मीटर की इकाइयों में तथा समतल A से जुड़ा फ्लक्स वोल्ट मीटर की इकाइयों में होगा। देखो B से जुड़ा हुआ विद्युत फ्लक्स हमको दे रखा है, ये बच्चे इससे जो जुड़ा हुआ फ्लक्स है ये है आपका फाई। यहाँ से कंसीडर कर लेते हैं, सो इससे जुड़ा हुआ जो फाई है वो क्या है बच्चे, आपका जो फ्लक्स है वो क्या है बच्चे फाई डैश। तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका A से फ्लक्स होगा वही आपका C से भी होगा, तो इसका भी जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा बच्चे आपका फाई डैश होगा। तो आपने बच्चे ऑलरेडी पढ़ा होगा अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, जो आपका विद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है बच्चे आपका Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। जो फाई टोटल होता है बच्चे वो होता है बच्चे आपका Q इनक्लोज अपॉन होता है बच्चे आपका एप्सिलॉन नॉट। तो फाई टोटल क्या हो जाएगा बच्चे, देखो पहला क्या होगा आपका A की वजह से, फिर आपका जो फ्लक्स होगा B की वजह से, प्लस होगा फाई C की वजह से, जो टोटल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बच्चे Q अपॉन एप्सिलॉन। तो फाई B आपको दे रखा है क्या है फाई है, और इन दोनों का वैल्यू क्या है बच्चे सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चे 2 फाई डैश प्लस फाई इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं बच्चे फाई डैश का वैल्यू जो क्या होगा बच्चे 1/2, और इधर क्या देगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस क्या आएगा बच्चे आपका फाई।
अगर आप देखो ऑप्शंस में तो फोर्थ ऑप्शन बच्चे क्या होगा, इसका करेक्ट होगा, जो दे रखा है आपको 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस का 5। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि एक ही आकार की 27 बूंदें 220 वोल्ट पर आवेशित की जाती हैं, वो मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, बड़ी बूंद के विभव की गणना कीजिए। देखो 27 बूंदें हैं, तो एक बूंद का आपको विभव दे रखा है, तो चलिए इसको मान लेते हैं कि V इक्वल, ये V है तो ये हो जाएगा बच्चे आपका KQ अपॉन R, जो कि दे रखा है बच्चे आपको 220 वोल्ट। अब देखिए जो बच्चे 27 बूंदों का आपका आयतन होगा वही आपका एक बड़ी बूंद का आयतन होगा, इतनी बात तो ऑब्वियस है। तो देखो 27 बूंद, एक छोटी बूंद का जो आपका आयतन होगा वो क्या होगा बच्चे 4/3, ये होगा आपका पाई R क्यूब। ऐसे ही बच्चे आपके पास 27 बूंदें हैं, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई आपका कट हो जाएगा, तो यहाँ से जब आप कैपिटल R का वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा बच्चे आपका 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल r। अब देखिए एक पे आवेश बच्चे क्या है आपका Q है, तो ऐसे 27 बूंदों पे जो टोटल आवेश होगा वो कितना हो जाएगा बच्चे आपका 27 Q के बराबर हो जाएगा। तो चलिए उस बड़ी बूंद पर हम लोग विभव निकालते हैं। तो कैपिटल V इक्वल्स टू क्या होगा बच्चे आपका KQ अपॉन R होगा, और यहाँ पे जरा जो वैल्यूज़ हैं स्मॉल के लिए वो यूज़ करिए, K 27Q अपॉन ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका 3R। तो यहाँ से कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 9, तो V इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं 9, ये हो जाएगा बच्चे KQ अपॉन R, और इसका वैल्यू बच्चे आपको ऑलरेडी दे रखा है ऊपर, जो कि कितना है बच्चे आपका 220 वोल्ट। तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 220, अब इसको जो मल्टीप्लाई करोगे तो 90, 9 2 ज़ा 80, 9 2 ज़ा 18, 1 क्या हो जाएगा 19, ये आ जाएगा बच्चे आपका 1980 वोल्ट देगा, जो कि होगा बच्चे आपका फर्स्ट ऑप्शन। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहे हैं कि 6 आवेश Q माइनस Q और दे रखे हैं आपको, और ये षटभुज है बच्चे, इसके 6 कोनों पर रखे गए हैं। और यहाँ पे देखो क्या होगा, पहले हम लोग विभव निकालेंगे। तो देखो ये जो डिस्टेंस है, सारे डिस्टेंस क्या होंगे सेम होंगे। मान लेते हैं बच्चे ए डिस्टेंस है आपकी, ये भी ए होगा, और ये भी क्या होगा बच्चे ए, और ये भी क्या होगा बच्चे ए। तो यहाँ पे जो आपका नेट विभव आएगा, जो आपका नेट विभव होगा बच्चे वो कितना आएगा, ये आपको देगा बच्चे 0। अब हमसे पूछा क्या है, केंद्र तक लाने में किया गया कार्य होगा, क्योंकि आप जानते हो बच्चे विभव क्या होता है, नथिंग बट ये होता है आपका वर्क डन अपॉन क्यू। तो अगर आप W के लिए देखो बच्चे, तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V इंटू हो जाएगा बच्चे Q, और यहाँ से क्या करोगे V 0 है, तो ऑब्वियस ही बात है जो आपका वर्क डन होगा बच्चे वो भी क्या आएगा 0 आएगा। तो जो यहाँ पे वर्क डन आएगा बच्चे वो कितना हो जाएगा 0 होगा। ठीक है, आप इंडिविजुअल अगर निकालोगे तो जैसे ये देगा V1, ये देगा बच्चे आपको V2, ये देगा V3, इधर आएगा आपका V4, ये V5, ये क्या हो जाएगा V6। सबका जो अपोजिट साइन है वो कैसा है, आपका साइन अपोजिट है, तो ऑब्वियस ही बात है आपका जो नेट पोटेंशियल होगा वो कितना देगा बच्चे आपको 0 देगा। तो इसका मतलब है बच्चे इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा बच्चे आपका सेकेंड होगा। चलिए कह रहे हैं कि 2 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र चित्र में दिखाए गए अनुसार आवेशित है, स्विच S को स्थिति 2 में घुमाया जाता है, तो इसकी संग्रहित ऊर्जा का प्रतिशत क्षय पूछा हुआ है आपसे, कि इसमें जो प्रतिशत क्षय होगा वो कितना होगा। देखो बच्चे जब इसको आप 1 की तरफ देखोगे तो यहाँ पे जो आपका इनिशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा बच्चे, ये हो जाएगा हाफ CV²। तो यहाँ पे जब आप रखोगे वैल्यू तो हाफ, और ये C का वैल्यू दे रखा है बच्चे 2 माइक्रोफैराड इंटू क्या हो जाएगा V, आपको V ही दे रखा है, तो ये हो जाएगा बच्चे V², और किस में आ जाएगा बच्चे माइक्रो जूल में आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 से 2 चला जाएगा, ये आपको दे देगा बच्चे V² माइक्रो जूल, ये आपका आंसर आएगा, मतलब इनिशियल वैल्यू आ जाएगी एनर्जी की। अब देखिए जब इसको हम 2 के अलॉन्ग लाएंगे बच्चे इस स्विच को, तो यहाँ पे क्या होगा आपका जो चेंज इन एनर्जी आएगा डेल्टा U, ऑब्वियसली देखोगे बच्चे ये दोनों कैसे हैं बच्चे आपके सीरीज़ में है, तो यहाँ से ज़रा निकाल लो नेट कितना होगा। सो 1 अपॉन हम निकाल लेते हैं C' इक्वल्स टू 1/2 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1/8। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 4 + 1 ये आएगा 5/8। तो यहाँ से जो C' का वैल्यू होगा वो कितना आएगा बच्चे आपका 8/5। तो यहाँ से निकालो जरा चेंज कितना हो जाएगा हाफ। अच्छा C' हमने ऑलरेडी निकाल लिया है बच्चे, क्या है आपका 8/5
और ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका V2 माइनस का V1 का होल स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे बच्चे ये V दे रखा है आपको और ये क्या है बच्चे आपका 0 है, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी बच्चे डेल्टा U इक्वल्स टू ये हो जाएगा बच्चे 2 1 जा 2 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा बच्चे आपका V स्क्वायर। अब आप जानते हो कि चेंज हम कैसे निकालते हैं, तो चेंज कैसे निकालोगे, जो आपका इनिशियल है, चेंज ऑलरेडी आपको दे रखा है, प्रतिशत निकालना है हमको, तो चेंज हमको पता है 4/5 V स्क्वायर अपॉन क्या होता है बच्चे आपका इनिशियल वैल्यू आपको दे रखी है V स्क्वायर, इंटू कर दो बच्चे 100 से मल्टीप्लाई और लगा दो प्रतिशत का सिंबल, तो V स्क्वायर से V स्क्वायर चला गया, यहाँ 5 से कट कर दो 100 को, तो ये आ जाएगा 20 और 24 जा क्या हो जाएगा बच्चे आपका 80%। तो जो आपकी ऊर्जा में क्षय होगा बच्चे वो कितना होगा 80% होगा। इसका मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा बच्चे आपका 4th। देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 48 ओम प्रति मीटर प्रतिरोध वाले एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक पूर्ण वृत्त बनाने के लिए मोड़ा गया है। चित्र के दिखाए अनुसार दो व्यासी विपरीत बिंदुओं ए और बी के बीच का प्रतिरोध होगा। तो देखो पहले तो यहाँ पे आपका जो टोटल लेंथ होगा वो कितना होगा, क्योंकि ये एक सर्कल है तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो पेरीमीटर होता है ये होता है बच्चे आपका 2πr। तो यहाँ से निकाल लो बच्चे 2π एज इट इज़ और r को कर लो मीटर में कन्वर्ट, तो कितना हो जाएगा बच्चे 0.1 मीटर। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमको क्या मिलेगा 0.2π मीटर, ये हमारा आएगा लेंथ। अब हमको 12 ओम प्रति मीटर के हिसाब से दे रखा है, तो यहाँ पे निकाल लो बच्चे कुल प्रतिरोध। तो देखो कुल प्रतिरोध क्या होगा यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हम क्या करेंगे 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 इंटू क्या हो जाएगा बच्चे 0.2π कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चे 2.4π। अब आप यहाँ से कैलकुलेट देखिए, अब अगर आप ए और बी के लिए देखो बच्चे तो क्या है ये अर्धवृत्त है, तो टोटल का बच्चे 2.4 है, तो इतने का कितना होगा बच्चे अर्धवृत्त का अगर हम देखेंगे, अर्धवृत्त के लिए अगर हम देखेंगे बच्चे तो ये कितना हो जाएगा आपका 1.2π, ये कुछ ऐसा आएगा। अब चूँकि हमसे पूछा हुआ है ए और बी के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों कैसे हैं एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो यहाँ से जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमारा जो प्रतिरोध आएगा बच्चे ए से बी के बीच का वो कितना हो जाएगा बच्चे 1.2π अपॉन कितना हो जाएगा बच्चे 2, तो ये क्या दे देगा बच्चे आपको 0.6π। तो जो आपका प्रतिरोध होगा वो कितना आएगा 0.6π ओम, तो जो कि होगा बच्चे आपका ऑप्शन नंबर 4th। तो चौथा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। देखो बच्चे पहले क्या करना है आपको इसकी लेंथ निकालनी है, फिर कुल प्रतिरोध निकाल लेना है, क्योंकि प्रति मीटर हमको दे रखा है, तो 0.0π मीटर में कितना होगा वो हमने निकाल लिया। फिर आप अर्धवृत्त के लिए निकाल लो और फिर ऑब्वियस सी बात है ये आपको कैसे दिख रहे हैं ए से बी के बीच में निकालना है। तो जब इनके लिए निकालोगे बच्चे रिजल्टेंट तो क्या आ जाएगा आपका 0.6π। चलिए अगला देखिएगा, कह रहा है कि 4 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाला एक सल 7.5 ओम बाह्य प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है। ये आपको दे रखा है कि ये बाह्य प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है। तो सेल का टर्मिनल विभवांतर, तो टर्मिनल विभवांतर क्या होगा आप सभी जानते हो, V इक्वल्स टू ये होता है आपका E माइनस का IR। अब चूंकि हमको करंट नहीं पता है तो I हमको निकालना पड़ेगा, तो I आप यहाँ से ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो बच्चे। ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा बच्चे V अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। अच्छा आपको पोटेंशियल दे रखा है बच्चे क्या है 4। अच्छा इंटरनल कितना है बच्चे आपका 0.5, एक्सटर्नल आपको दे रखा है 7.5। तो यहाँ से जरा कैलकुलेट कर जाओ तो ये हो जाएगा बच्चे 4/8, जो कि क्या हो जाएगा बच्चे आपका 0.5 एम्पियर देगा। अब बस इस करंट के वैल्यू को यहाँ पे रख दो, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे 4 माइनस का क्या हो जाएगा आपका 0.5 और इंटरनल बच्चे दे रखा है आपको ऑलरेडी 0.5। तो यहाँ पे सॉल्व कर जाओ, 4 माइनस का 0.25 वोल्ट, ये आपका आंसर आएगा। इससे सॉल्व करोगे तो 3.75 वोल्ट आपको आंसर देगा। इसका मतलब क्या होगा बच्चे आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए बच्चे आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में दिखाए गए अनुसार परिवर्तनीय प्रतिरोध Y को समायोजित करके ज्ञात प्रतिरोध X का मान निर्धारित करने के लिए व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है। प्रतिरोध P और Q है। देखो P और Q की बात की जा रही है, तो अगर अंडर आप बात करो
बैलेंस, तो आपका रेजिस्टेंस ऑफ P अपॉन क्या होना चाहिए बच्चे, रेजिस्टेंस ऑफ Q इक्वल्स टू होना चाहिए RX अपॉन RY। अब अगर आप देखो कि अगर क्या कह रहा है बच्चे कि चित्र में दिखाए गए अनुसार परिवर्तनीय समायोजित करके प्रतिरोध X का मान निर्धारित करने के लिए, तो अगर आप RX के लिए देखो तो बच्चे RX के लिए क्या लिख सकते हो आप, इसे लिख सकते हो RP अपॉन RQ, ये होना चाहिए बच्चे आपका RY के इक्वल। तो देखो फॉर द प्रिसाइज मेजरमेंट, अगर आप ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल है बच्चे, फॉर प्रिसाइज एक्सपेरिमेंट जो R और P का वैल्यू है वो बच्चे कैसा होना चाहिए, लगभग बराबर होना चाहिए। मतलब RP का वैल्यू क्या होना चाहिए बच्चे, आपका RQ होना चाहिए। और जब भी हम प्रिसाइज एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बच्चे हम लोग उसको स्मॉलर वैल्यूज़ पे करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये लगभग बराबर होने चाहिए। और कैसे होने चाहिए बच्चे, आपके जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे होने चाहिए बच्चे, आपके छोटे होने चाहिए, मतलब स्मॉलर वैल्यूज़ होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, छोटे और लगभग बराबर होने चाहिए। इसका मतलब इसका पहला ऑप्शन बच्चे क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। सो ये था बच्चे आपका बाकी बचे हुए 25 क्वेश्चन का डिस्कशन। सो थैंक यू सो मच बच्चों।